जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है सामाजिक आंदोलन। यह जो आपका टॉपिक है BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है और इस टॉपिक के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, आपके चैप्टर का नाम है सामाजिक आंदोलन, जिसके अंदर हमें पढ़ना है श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन, महिला तथा पर्यावरण आंदोलन को। इससे पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो सामाजिक आंदोलन की बनाई हुई है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह है श्रमिक आंदोलन के बारे में, कि श्रमिक आंदोलन क्या है, श्रमिक आंदोलन का इतिहास क्या है, श्रमिक आंदोलन का विकास कैसे हुआ, यह सब चीज़ें। तो शुरू के 15 से 20 मिनट में पूरे आपको चैप्टर समझाऊंगा। उसके बाद इसे एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वह आपको तरीका बताऊंगा, जिससे कि आपके एक नंबर भी ना कटे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा श्रमिक, जिसकी बहुत आसान डेफिनेशन है। श्रमिक वह व्यक्ति है जो मेहनत करता है, उसके बदले में उसे वेतन मिलता है। वेतन में पैसे मिल सकते हैं या फिर वो जो चाहे उसे वो चीज़ मिल सकती है, इसे ही कहते हैं श्रमिक। अब क्या हुआ, हमारे भारत में या कहीं भी श्रम पहले से ही होता रहा है। तो हमारे भारत के इतिहास की बात करते हैं। भारत में श्रम राजा के समय से ही होता रहा है। राजा अपने दरबार में काम करवाते थे, कई लोग उसके साथ नाचते थे, कई लोग गाते थे, कई लोग खेती करते थे, तो वो श्रम करते थे। लेकिन राजा के ज़माने में दो तरह का श्रम होता था। कैसा श्रम होता था? दो तरह का दोस्तों। एक श्रम जो उसके राज्य के लोग करते थे, उनको तो अच्छा जीवन था, और एक श्रम वो लोग करते थे जो गुलाम होते थे, जिन्हें राजा पकड़ कर लाता था, जिन्हें वो सजा के रूप में रखता था। ठीक है दोस्तों, किसी दूसरे राज्य जीत के लाता था, तो उन गुलाम के साथ दुर्व्यवहार होता था, लेकिन वो भी क्या थे? श्रमिक ही थे। तो आपको ये समझ में आया दोस्तों कि राजा के पास दो तरह के श्रमिक थे। अब राजा से क्या हुआ, राजा को जगह किसने घेर लिया? तो राजा के समय में किसके साथ गलत हो रहा था? गुलाम के साथ, क्योंकि उसके श्रम का उसे फ़ायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन वो आंदोलन नहीं कर सकता था। अब वही चीज़ हुई ब्रिटिश जब भारत में आए तो उन्होंने तो सभी श्रम को गुलाम से भी बदतर व्यवहार किया। वो क्या करते थे, जब वो अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने साथ फैक्ट्री लाए तो फैक्ट्री में तो काम करना पड़ता है ज़्यादा, इंसानों से ज़्यादा काम कराने के लिए उनके अधिकारों के कुछ नहीं किया गया। जैसे कि उन्हें बेड़ियों में रखा गया, उन्हें उनके घर नहीं जाने दिया जाता था, उनकी ज़रूरत उनकी पूरी नहीं हो पाती थी। वो पूरा दिन मेहनत करने के बाद सिर्फ अपना और एक बंदे का, साथ वाले का पेट भर पाते थे, अपनी फैमिली नहीं चला पाते थे। तो वहाँ से क्या हुआ, श्रम की गंदी हालत सामने आई। ये समझ में आया कि मैं 15 घंटे, जो मेरा शरीर 7 घंटे का काम करने के लिए है, उसे मैं 15 घंटे काम करने के बाद भी अपना परिवार नहीं चला पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेजों के आने से ये पता चला कि श्रम के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, श्रम के साथ गुलामों से भी गंदा व्यवहार हो रहा है। तो ऐसे में जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो सबसे पहला आंदोलन हुआ। तो मैं आपको समझ में आ रहा है ना अब तक मैंने क्या समझाया? अब तक मैंने आपको ये समझाया है कि श्रमिक आंदोलन होता है क्या, श्रम का मतलब बताया, राजा के ज़माने का श्रम बताया, गुलाम बताए, और अब अंग्रेज आए हैं तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री में गुलाम बना दिया हम सबको गुलाम श्रमिक बना रखा है, काम ही नहीं कर पा रहे हम। तो ऐसे टाइम में हमने सबसे पहला आंदोलन किया। आंदोलन का मतलब क्या बताया था मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आंदोलन का मतलब होता है बदलाव, जो सबके मन में चल रहा हो। तो यही चीज़ हुई। 1985 में सबसे पहला श्रमिक संघ बना, मतलब आंदोलन हुआ, उससे एक संघ बना, और वो किसने बनाया? NM लोखंडे ने। किसने बनाया दोस्तों? NM लोखंडे ने 1985 में, यार 1985 बोल रहा हूँ, 1885, माफ़ करेगा क्योंकि 1985 तो आज़ादी के बाद का समय, 1885 आप याद रखिएगा। ठीक है, मेरे को पीछे गलती के लिए करेक्ट कर दीजिएगा। 1885 में सबसे पहले उन्होंने 5000 मजदूरों को इकट्ठा कर लिया जो कपड़ा मिल में काम करते थे, और उन्होंने कहा कि भाई हमारी हालत में सुधार किया जाए, हमारे काम करने के तरीक़ों में सुधार किया जाए, हमारे लिए चीज़ों को बढ़िया किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ कब हुई? श्रमिक संघ बना। ठीक है दोस्तों, तो पहला आंदोलन किसके द्वारा हुआ? NM लोखंडे ने किया। उन्होंने कहा कि भाई श्रमिकों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जिनका काम नहीं किया जाता, जो इनसे काम ज़्यादा ले जाता, जो इनको पैसे टाइम पे नहीं मिलते, तो इसका कुछ कीजिए। तो सबसे पहला श्रमिक आंदोलन जब हुआ, इसी की देखा देखी दोस्तों रेलवे में भी यही हाल था। रेलवे भी बड़ा धीरे चल रहा था, उसमें काम करने वाले से भारी बोझ उठवाया जाता था, समय पर पैसे नहीं दिए जाते थे। तो 1905 में रेल कर्मचारियों ने भी आंदोलन किया। उसी के 2 साल बाद
जो हमारे देश के लाल बाल पाल थे, जिनमें से बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने 1907 में स्वदेशी आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये अंग्रेजों के जो काम है इसे छोड़ो और अपने देश के काम पर ध्यान दो, स्वदेशी खुद के लिए काम करो, अपने देश के लिए काम करो, अंग्रेजों के लिए काम करना छोड़ दो। तो ये भी तो एक तरह का श्रमिक आंदोलन हुआ कि श्रमिकों से कहा कि तुम श्रम करोगे अपने देश के लिए, अंग्रेजों के लिए नहीं। तो यहाँ तक अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा है कि 19वीं शताब्दी मतलब 1885 में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में 1885 में एन एम लोखंडे ने 5000 मजदूरों के साथ संघ में आंदोलन किया और एक संघ बनाया, श्रमिक संघ। और श्रमिक संघ ने क्या मांग रखी कि भाई काम धंधे इन सब में ठीक किया जाए। इनकी देखा देखी 1905 में, 1885 के बाद 1905 में रेल कर्मचारियों ने कहा हमारे लिए भी सही चीज़ें करी जाए, स्थिति सही की जाए, हमें काम कम कराया जाए, टाइम पे तनख्वाह मिले और ज़्यादा काम ना ले। उनकी देखा देखी 1907 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा अंग्रेजों के लिए काम करना छोड़ो, श्रम करना छोड़ो, क्योंकि अंग्रेज तो तुम्हें क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि कैसे कैसे श्रमिक संघ की शुरुआत हुई। 1885 में एन.एम. लोखंडे द्वारा, 1905 में रेल कर्मचारियों ने खुद किया और फिर हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने 1907 में स्वदेशी आंदोलन करके किया। अब समय आगे बढ़ा दोस्तों और 1918 में बीपी वाडिया ने, किसने दोस्तों, 1918 में बीपी वाडिया ने मद्रास संघ बनाया। और मद्रास संघ का मतलब जैसे दोस्तों आज के टाइम में होता है ना कि मद्रास है, मद्रास उस टाइम में बहुत बड़ा था और मद्रास मतलब एक मद्रास उनके टाइम के लिए अंग्रेजों के समय में ऐसा मान लीजिए आप कि एक बड़ा पार्ट था, एक कहीं ना कहीं इस साइड का हिस्सा था। तो 1918 में जब बीपी वाडिया ने आंदोलन किया और मद्रास संघ बनाया तो उसके अंदर उन्होंने बम्बई, पंजाब, बंगाल और मद्रास के आसपास जितने भी राज्य थे उन सभी के मजदूर इकट्ठा कर लिए और उनके लिए मांग करी कि इनके जीवन में बेहतरी होनी चाहिए, इनके जीवन में सुधार होना चाहिए। तो श्रमिकों का आंदोलन यहाँ भी बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो श्रमिक आंदोलन, मजदूर आंदोलन आए तो वैसे तो आप कंफ्यूज नहीं होगी क्योंकि आपको बेसिक डिफरेंस पता ही है। तो अब हम एक बार फिर से देखते हैं कि भारत में श्रमिक आंदोलन का उदय कैसे हो रहा है। तो ये एक सफ़र है दोस्तों, यहाँ पर कैसे सफ़र चल रहा है कि श्रम उनके हाथ गलत हो रहा है। श्रम के लिए सबसे पहले एन.एम. लोखंडे आए, फिर रेल कर्मचारियों ने किया, फिर बाल गंगाधर तिलक ने किया और फिर बीपी वाडिया ने मद्रास संघ के अंतर्गत किया बम्बई, पंजाब, बंगाल में। अब आप सोच रहे होंगे ये मजदूर किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, इंडिया से सबसे बड़ा काम एक ही चीज़ का होता था, वो था कपड़े का, वस्त्र का। आज भी इंडिया से बहुत सारा कपड़ा एक्सपोर्ट होता है, बेशक उसे बनाया अलग अलग तरीक़ों से जाता है। दुनिया को नीला कलर भारत ने दिया है, दुनिया को कपड़े भारत ने दिया अगर आप कह सकते थे, क्योंकि यहीं पे सबसे पहले नेचुरल कॉटन बनता था। आज के टाइम में तो फैक्ट्री में भी आपको कपड़े बन जाएंगे, लेकिन पहले खेतों से ही कपड़े बनते थे जिसमें रुई का उत्पादन होता था, कपास का उत्पादन होता था। तो भारत से जब उत्पादन होकर उसी से तो कपड़े बनते थे, तो उस कपड़े को भारत में ही बनाया जाने लग गया दुनिया को बेचे जाने के लिए। तो ऐसे में भारत के मजदूरों की हालत दयनीय थी। दयनीय का मतलब है उनके साथ बहुत व्यवहार गलत होता था, उनको पूरे पूरे दिन धागे काटने होते थे, उनके हाथ से इसीलिए मुड़ते थे कि वो धागा काट सके, उसके अलावा वो उनके हाथ दूसरे के लिए काम ही नहीं करते थे। उस टाइम की स्थिति बताई गई है कि जिसके हाथ यूँ थे ना वो अकड़ गए थे, वो इतना काम करते थे दिन भर में कि रोटी खाने के लिए भी उनका हाथ यूं ही मुड़ता था, जैसे कि उनके हाथ समझ रहे हो ना आपकी 3-4 उंगलियां, तो वो अब एक ही डायरेक्शन में काम करती थी, दूसरा डायरेक्शन पकड़ती नहीं थी। उसके बाद में कईयों की आँख बारीकी देख देख के एक आँख की रोशनी अलग थी, दूसरे आँख की अलग थी, तब भी उन्हें काम करवाया जाता था, उन्हें मारा जाता था। और इतना काम करने के बाद भी उनका जीवन नहीं चल पाता था, उन्हें ब्याज लेना पड़ता था, कर्ज में रहना पड़ता था। तो ये सब चीज़ उनके साथ गलत हो रही थी। इन्हीं सब चीज़ के लिए एन.एम. लोखंडे, बाल गंगाधर तिलक, मद्रास संघ, वो बीपी वाडिया, इन सब ने एक इकट्ठा किया और लास्ट में फिर और मजदूरों की जीत हुई जब 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बन गया। अब तक क्या हो रहा था, सारा का सारा मजदूर संघ टुकड़ों में बटा हुआ था, कोई मद्रास की तरफ तो कोई बंगाल की तरफ, कोई कहीं कहीं। अब पूरे भारत के मजदूर एक हो गए और इसे ये भी बोला जाता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। क्या बोला जाता है दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। ऐसे कर करके दोस्तों पूरा का पूरा मजदूर संघ इकट्ठा हुआ। फिर उसके बाद में 1924 में 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी आई। कम्युनिस्ट पार्टी जब आई तो कम्युनिस्ट पार्टी का तो एक ही नारा था कि भाई मजदूरों का शोषण ना हो। तो अब ये मजदूरों की
हितैषी बन गई। ये सब चीज़ तो चली रही है, अब ये मेन रूप से नज़र में लाइट में आने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार को श्रमिक की तरफ से ये सब दिक्कतें आई, या फिर श्रमिक आज़ाद प्रजातंत्र भारत में इस तरीके से काम कर रहे थे। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि श्रमिक ने कौन कौन से आंदोलन किए थे और कौन कौन से आंदोलन है, उनका साथ किन किन ने दिया था। बाकी ये सब चीज़ आप पढ़ेंगे भी। अब ये सब देखते हुए 1929 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट आ गया। 1929 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट आ गया कि कोई भी आंदोलन करता हुआ मिले उसे पकड़ लो, नज़रबंद कर लो और उसे मारो पीटे, जो मर्जी करो, उसको आंदोलन नहीं करने देना। तो आंदोलन करने से हमें रोका भी गया था। उसके बाद दोस्तों आपको आज़ादी का सफ़र पता ही है। फिर जब आज़ादी मिल गई उसके बाद भी भारत में कई तरह श्रम के आंदोलन होते रहे। जैसा कि इमरजेंसी से पहले कई सारे आंदोलन हुए थे, जिसके अंदर रेल हड़ताल सबसे बड़ी हुई थी, और उसके बाद में भी कई आंदोलन होते रहे हैं। तो ये तो दोस्तों आपका मैंने बता दिया पूरे कि आपके इस चैप्टर में अभी आप पढ़ने वाले क्या है। अब मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ। दोस्तों श्रमिक आंदोलन श्रमिक अपने जीवन की बेहतरी के लिए करते हैं। जो श्रम का राजा होता है ना, जो मज़दूरों से काम कराता है, वो उसे ये बताना चाहते हैं कि वह श्रम भी एक इंसान है, जो काम कर रहा है वो भी इंसान है, तो उसके लिए कुछ सोचना चाहिए, ये चीज़ बताई गई है। लेकिन श्रमिक आंदोलन से कई नुकसान भी होते हैं, कई बार ये चक्का जाम कर देते हैं, कई बार ये रोक देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई कि श्रमिक आंदोलन जो है वो श्रम के लिए किया जाता है, कि मज़दूरों के लिए किया जाता है, इसका अपना अपना एक से मज़दूरों के लिए करेगी। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ श्रमिक आंदोलन से, आप इससे बहुत अच्छा समझ जाएंगे कि मेरा बेसिक कहने का मतलब क्या है। ये गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, उसी की प्राइवेट जॉब है। मान के चलिए गवर्नमेंट जॉब में एक क्लर्क है और एक प्राइवेट जॉब में क्लर्क है। दोस्तों कोई भी बंदा कहेगा मैं गवर्नमेंट जॉब का क्लर्क बनूंगा, प्राइवेट जॉब का क्लर्क नहीं बनूंगा। क्यों कहेंगे दोस्तों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो अपने श्रम का ध्यान रखती है। वो ध्यान रखती है कि मेरा श्रम जो है 8 घंटे ही काम करे, मेरा श्रम जो है उसको लंच का टाइम मिले, इसके बच्चों की पढ़ाई हो सके, इसकी फैमिली का ध्यान रखा जा सके, इसके फ्यूचर के लिए कुछ जुड़ सके, उसके लिए ये हो सके। तो गवर्नमेंट जॉब इसलिए तो जो चाहते हैं, क्यों चाहते हैं लोग? नौकरी करना नहीं चाहते ना। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो प्राइवेट जॉब में उन्हें पता है कि जिस जगह भी काम करूँगा हमेशा डर है, तनाव देना, टेंशन देना। तो प्राइवेट जॉब में टेंशन है। तो इसका श्रम खुश नहीं है, इसका श्रम खुश है गवर्नमेंट वाले का। किस लिए दोस्तों? तो यही चीज़ है। तो श्रम को खुश रखना सरकार ने रख रखा है। तो वही चीज़ है, हर श्रमिक चाहता है, हर एक इंसान की एक ज़िंदगी है, वो नहीं चाहता कि वो ज़िंदगी भर गुलाम रहे या फिर वो ऐसी नौकरी करे जहाँ उसका मन खुश ना हो। तो श्रमिक आंदोलन का मतलब भी यहाँ पर यही है दोस्तों कि श्रमिकों ने भी उसी आंदोलन की शुरुआत करी, और समय समय पर श्रम आंदोलन करता रहेगा श्रमिक, जब तक उसके जीवन में नॉर्मल सुधार नहीं आएगा, जब तक गवर्नमेंट जैसी हर जॉब नहीं मिल जाएगी। तो इसी के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, समझेंगे। अब आपको जो काम करना है वो मुझे कमेंट में सब कुछ बताना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में क्या क्या श्रमिकों का ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल रखा जा रहा है दोस्तों। हमारे इधर आज भी यूनियन काम करती है, हमारे इधर हर श्रमिक का ध्यान रखा जाता है। आज के टाइम में लेबर कोर्ट बनाए गए हैं कि लेबर कोर्ट में इनका ध्यान रखा जाए। तो ये सब चीज़ें, उसके बाद में बड़े से बड़े जो यूपीएससी में भी आईएएस तक के अधिकारियों का अपना एक संघ होता है जिसके अंदर वो अपने अधिकारियों की मांग रखते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों श्रमिक आंदोलन चलता रहा है। अब हम श्रमिक आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यदि हम स्वतंत्रता से पूर्व या हम उस जमाने से देखें जब अंग्रेजों का शासन भारत पर नहीं था, तब भारत में श्रमिक नहीं होते थे। तब राजा अपने दरबार में या फिर राजा के राज्य में केवल दास हुआ करते थे और दास किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं करते थे। देखो दोस्तों, उस टाइम में दास ही होते थे, और दास का क्या जीवन रहता था ये आपने किताबों में पढ़ा ही हुआ है कि उनका कोई जीवन नहीं होता था, उनके कोई इमोशन नहीं माने जाते थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक मान के चले काम करने वाला व्यक्ति माना जाता था। फिर जब ब्रिटिश ने अपना औद्योगिक व साम्राज्य भारत में स्थापित किया, जब दोस्तों अंग्रेज किसके थ्रू आए थे? अपना उद्योग लेके आए थे ना, अपना बिजनेस लेके आए थे। तो जब वो अपना बिजनेस लेके आए, जब वो अपना साम्राज्य लेकर आए, तो उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई, और उन बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम करने के लिए दास की जगह श्रमिकों का इस्तेमाल हुआ। ठीक है दोस्तों, और श्रमिकों की दुर्दशा के कारण आपको पता ही है कि श्रमिकों के साथ क्या व्यवहार होता था उस ज़माने में। ठीक है दोस्तों, अब मार्क्स भी इसी की बात करते हैं दोस्तों कि भाई किस तरह के श्रमिक के साथ व्यवहार होता था। यही बात मार्क्सवाद ने श्रमिकों के हित की बात की। तो आपको पता ही है कि मार्क्स जो थे दुनिया भर में उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की बात करते थे। तो ये मार्क्सवाद वाला मैं लास्ट में थोड़ा आपको बता दूंगा, अभी आप श्रमिक पर है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है श्रमिक आंदोलन का अर्थ उन आंदोलन से होता है जो श्रमिक अपने जीवन की बेहतरी के लिए करता है।
श्रमिक क्या चाहता है कि उसका जीवन बेहतर हो। जब मैं जॉब करने जाऊं तो मुझे इतनी तनख्वाह मिल सके कि मैं अपना गुजारा कर सकूं, अपने बच्चे को पढ़ा सकूं, अपने हर चीज़ का कर सकूं और मेरा जीवन बेहतर हो, मेरा जीवन नर्क ना बने। ठीक है दोस्तों, श्रमिक यदि हम अंग्रेजों के शासनकाल से देखें तो वे कारखानों में काम करने वाले जिनकी सामाजिक व आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा थी और पूरा दिन काम करने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता था। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों के समय भी यही था कि वो पूरा दिन मजदूर काम करके आ रहा है, अपनी हड्डियाँ तुड़वा के आ रहा है और जब भी उसके घर में रोटी, भूख, दवाई, इन सब के पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपने हित के लिए एक संघ बनाया। उस तरीके से उनका नाम श्रमिक संघ पड़ गया और उस श्रमिक संघ कार्य बेहतर प्रगति के लिए था, जिसमें एक काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में बेहतरीन हो सके। तो एक आंदोलन हुआ, लोगों ने आवाज़ उठाई और उस आंदोलन से रिजल्ट ये आया कि उन्होंने एक संघ बनाया, एक ग्रुप बनाया कि इस ग्रुप में हमें क्या करना है, तो हमें श्रमिक भाई का ध्यान रखना है, हमें श्रमिक के जीवन की बेहतरी करनी है। यदि हम सही तरीके से कहें तो इसका अर्थ है श्रमिक के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें मिल व अन्य मालिकों से बचाना। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अकेला बंदा ना लड़ नहीं सकता। अगर ऐसे ऐसे आज के टाइम में, मैं तो कितनी बार ये कितने सारे टॉक्स, टेड टॉक्स वगैरह होते हैं, चाहे कोई देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, या फिर मैं कई बार आप बीती कहानी जो आ रही होती है कई चीज़ों में, या कई लोग अपने बारे में बताते हैं कि भाई मैं ऐसे काम करता था, मुझे ऐसे बना के रखते थे, मुझे घर में रखते थे। तो ये बात सच है दोस्तों, आज के टाइम में भी गांव से लाकर कई घरों में मजदूर ज़िंदगी भर उनके घर में से साफ़ सफाई करते रह जाते हैं, उन्हें बदले में खाना मिलता है, रात को मतलब कि उनके कुत्ते को घुमाते हैं और फिर वापस आके उनकी ज़िंदगी वहीं रह जाती है। तो वो भी तो श्रमिक ही हुए ना, उनका भी तो ध्यान नहीं रखा जाता। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान ही श्रमिक संघ रखता है। श्रमिक कहता है कि भाई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही बात की गई है कि भाई बड़े लोग से बचाना। श्रमिक संघ का काम ये नहीं है कि बस श्रम का ध्यान रखना, उन्हें ये भी ध्यान रखना होता है कि कोई किसी का शोषण न कर सके, कोई किसी को प्रताड़ित न कर सके। ठीक है, भारत में श्रमिक आंदोलन का आरंभ 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 1884 में एन.एम. लोखंडे ने किया। ठीक है दोस्तों, मैं 1984 जो आपको बोले जा रहा था ना, वो यही था। एन.एम. लोखंडे ने 1984 में किया, जिन्होंने मुंबई में कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों की एक सभा बुलाई, एक मीटिंग बुलाई और मजदूरों के मांग पत्र तैयार किया। उन्होंने पूछा मजदूरों से कि भाई आपकी वाकई ज़रूरत क्या है। तो उन्होंने बताया 5000 मजदूरों ने सिग्नेचर किए और इस मांग पत्र में मजदूरों ने अपने काम करने के घंटे निश्चित किए, दुकान होने की स्थिति में उन्हें मुआवजा देने की मांग शामिल की गई। 1890 में लोखंडे की मुंबई मिल मजदूर संघ की स्थापना की गई और इस समय भारत का पहला श्रमिक संघ बना। तो देखो दोस्तों, 1885 में एन.एम. लोखंडे ने इनकी मांग समझी, इनको समझा कि मजदूर हमारा चाहता क्या है। आज के टाइम में कोई ऐसा देश का नेता नहीं आ रहा है जो ये पूछे कि भाई मजदूर की ज़रूरत क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्कफोर्स यार मजदूर है, उनके लिए काम नहीं, श्रमिक है, श्रमिक के लिए कोई काम नहीं है। तो यही बताया गया कि भाई श्रमिक ने कहा कि भाई अगर हमारी दुकान है छोटी सी, उसे हटा दिया जाता है, कोई काम हटा दे तो हमें काम मिले, हमें टाइम निश्चित हो, हम ऐसे दर दर भटके ना, हमारी ज़िंदगी हो। तो ये सब चीज़ें बताई गई और पहली बार उन्होंने कहा कि ठीक है, अब एक संघ बना लेते हैं जिसका नाम रख दिया श्रमिक संघ, कि इसका काम है श्रमिकों के लिए जीवन भर काम करना। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ रहा है क्या क्या समझ में अभी तक हमने पढ़ा है। तब तक हमने यही पढ़ा है कि वह श्रमिक के बारे में पढ़ा है कि श्रमिक होता क्या, उसके जीवन है क्या, वो चाहता क्या है और उसके लिए पहली कदम उठाया किसने किया। तो यही चीज़ बताइए। अब दूसरा कदम 1905 के बंगाल के विभाजन के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रता आ गई। राष्ट्रीय आंदोलन अलग है, राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब था कि देश को आज़ाद कराने के लिए जब सब आ गए तो ऐसे में मजदूर भी अपने निकल गए। मजदूरों ने 1905 से 1909 के बीच भारतीय रेल कर्मचारी और मुंबई के मिल मजदूरों ने अपनी मांग मनवाने के लिए हड़ताल की। उन्होंने काम छोड़ दिया कि रेल यहाँ से जाएगी ही नहीं, आप काम करके दिखाइए। मजदूरों ने कहा हम कपड़ा बनाएंगे नहीं, आप भारत में अंग्रेज क्यों आए थे भाई, सीधी सी बात है, पैसा कमाने के लिए वो कपड़ा मिल थे। कपड़ा किससे जाएगा, रेल से आएगा। तो जब रेल और मिल दोनों बंद हो जाएगी तो अपने आप ही चले आएंगे। तो इसीलिए उन्होंने हड़ताल कर दी कि हम काम ही नहीं करेंगे। तो 1907 में फिर बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद भारत मजदूर में एक महत्वपूर्ण घटना बनी, क्योंकि ये सब काम जो हो रहा था वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उन्होंने कहा था स्वदेशी, देश के लिए काम करो। ठीक है दोस्तों, और जब देश के लिए काम करोगे तो भाई अंग्रेजों के लिए काम नहीं करोगे। जब अंग्रेजों के लिए काम नहीं करोगे तो अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डलवा दिया कि ये बंदा क्यों ऐसा बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में 1917 की, अब देखो दोस्तों यहाँ तक अलग चीज़ है, अब हम थोड़ी दुनिया में बात करें कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो दुनिया में क्या चल रहा था, 1917 की रूस की क्रांति के बाद श्रमिक आंदोलन महत्व बढ़ गया था। 1917 में आपको पता ना रूसी क्रांति हुई थी, तो
बोल्शेविक पार्टी वाली, तो उसमें क्रांति में क्या हुआ था, वहाँ भी समाजवादी क्रांति, मजदूरों ने सीधा निकल गए थे और उन्होंने आंदोलन कर दिया था, उन्होंने अपनी दुर्दशा के खिलाफ लड़ाई करी थी। ऑस्ट्रिया टर्की में भी यही हुआ था। जन आंदोलन, युद्ध के बाद बढ़ती कीमत, बेरोजगारी, श्रमिकों, तो देखो दोस्तों कीमत बढ़ी हुई थी, मजदूर का जीवन नहीं चल रहा था, मजदूरी सबसे ज़्यादा था, उद्योगपति बेहिसाब पैसा कमा रहे थे और श्रमिक पिस रहे थे। तो इससे क्या समझ में आया कि वह दुनिया भर में भी एक हवा चल रही थी उस टाइम में, किसकी, श्रमिकों की, कि वहाँ भी आंदोलन हो रहे थे। तो भाई अखबार उस टाइम में आ गए थे, अखबारों से यहाँ भी पता चलता था कि वहाँ श्रमिकों ने आंदोलन किया है, उनकी सरकार हमारी मदद कर सकती है। तो ऐसी हवाओं के कारण ही भारत में भी एक हवा बन गई और श्रमिकों ने इस हवा का फ़ायदा भी उठाया, उन्होंने अपना आंदोलन उग्र कर दिया, तेज कर दिया। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है आपको बिल्कुल? तो कमेंट करके बताते रहना मुझे, ठीक है। इन सब के तहत सन 1918 में वीपी वाडिया के नेतृत्व में मद्रास श्रमिक संघ तथा अहमदाबाद में सूती कपड़ा श्रमिक संघ की स्थापना हुई और इसके बाद बंगाल, पंजाब, मुंबई आदि में कई श्रमिक संगठन ने अपनी मांग मनवाने के लिए हड़तालें करी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब 1918 में वीपी वाडिया ने मद्रास संघ बनाया, अहमदाबाद मजदूर संघ बनाया और उन मजदूरों के साथ इन्होंने बोला अब हड़ताल कर दो, खत्म कर दो, इनका काम ही खत्म कर दो, इनको काम करना ही नहीं इनका, जिस हिसाब से ये मजदूरों से व्यवहार कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 में लाला लाजपत राय, एन.एम. जोशी के बहुत प्रयासों के बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। भारत के मजदूर आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखो दोस्तों, यहाँ तो बताया गया कि धीरे धीरे करके पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बनी, फिर उसी का अलग रूप भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी, फिर उसके बाद 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी आई। ये सभी चीज़ें जो थी वो श्रमिक को मजबूत कर रही थी, बल दे रही थी, श्रमिकों को लग रहा था कि हमारे साथ कोई खड़ा है। तो यहाँ पर यही बात हुई और भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना, उत्पादन में वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण, मजदूरों का आर्थिक और सामाजिक विकास, मजदूरों का विचार, भाषण, सभा, सम्मेलन, हड़ताल के अधिकार दिलाना, ये सब थी। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्या बोला आपको एक एक करके समझाता हूँ। अब भारत ने यहाँ से ये समझ लिया कि मजदूर सबसे मेन चीज़ है, तो मजदूरों के लिए ये बोला गया कि मजदूर का ध्यान मिल मालिक नहीं रखेंगे, सरकार रखेगी। सरकार देखेगी कि उन्हें तनख्वाह मिल रही है कि नहीं, सरकार उनके देखेगी कि उनको इतने पैसे मिल रहे हैं जिससे घर चल जाए, सरकार उनके जीवन की देखभाल करेगी। ठीक है। दूसरी बात, मजदूरों का राष्ट्रीयकरण, देखा जाए वो राष्ट्र की संपत्ति मानी जाए। ठीक है। उसके बाद मजदूर को भाषण देने का अधिकार हो, विचार रखने का अधिकार हो, अपनी बात रख सके, अगर मजदूर को कल छुट्टी चाहिए तो बोल सके, वो पूछे नहीं, बता सके कि सर मेरे को कल छुट्टी चाहिए, एक इंपॉर्टेंट नोट पे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताई गई। उसके बाद वो कोई विचार रखना चाहता तो रखने दे, अगर वो कंपनी कोई काम गलत करे तो वो सामने जाके बोल सके कि ये कंपनी का ये रूल हो रहा है जिससे लोगों के जीवन को हानि पहुंच सकती है, ये धुआं हमें नुकसान कर सकता है। तो ऐसे कोई भी भाषण विचार दे सकते हैं। और 1942 के आते आते 40 लाख मजदूर ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदस्य बन चुके थे। तो दुनिया भर में कांग्रेस उस टाइम में आपको पता ही सबसे बड़ी पार्टी थी, तो उससे जुड़े हुए थे। तो जो उनकी यूनियन थी कांग्रेस की मजदूर वाली, उसमें 40 लाख लोग करीब जुड़ गए थे। तो यहाँ से क्या समझ में आया दोस्तों कि ये एक सफ़र है। अगर आप देखेंगे जो अंग्रेजों से 1885 से चलता हुआ आ रहा था, कब तक, 1942 तक। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल सफ़र समझ में आ गया कि नहीं? मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि इन सब चीज़ों को समझने के बाद टीचर आपको नंबर देने से रुकेगा ही नहीं, हाथ ही नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप बात कर रहे हो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स की यार। ठीक है। तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया आपको। अब बात आती है, अंग्रेज भी भाई उस टाइम में शांत नहीं बैठे थे। 1929 का पब्लिक सेफ्टी एक्ट, साइमन कमीशन व कई सारे आंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार की हुकूमत हिल गई, जिसका उन्होंने इसे शांत करने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल को प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े श्रमिक नेताओं को लंबी लंबी सजा दिलाई गई और उनकी जानें दी जाने लगी, जिसके तहत आंदोलन आगे न बढ़ सके और उनका नेतृत्व करने वाला कोई आगे ना आ सके। अंग्रेज सरकार ने एक काम बहुत गलत किया कि उनके जो भी नेता थे आंदोलन के, सबको जेल में भरना चालू किया, जेल भरने लग गए। ठीक है। आज भी बोला जाता है ना, जेल भरो आंदोलन, कई बार अगर आप न्यूज़ व्यूज़ देखते हो वो उसी समय से चालू है, क्योंकि उन्होंने जेलों को भर दिया था, तो लोगों ने कहा जेल भरो आंदोलन। लेकिन आज के टाइम में ऐसे नहीं है। उस जमाने में क्या करते थे कि जो उनका नेता बनता था उन्हें मार देते थे, जो दिखा मार दो। तो यही चीज़ थी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो 1929 में आ गया था दोस्तों। जैसा कि हमें मालूम है, कांग्रेस ऐसी पार्टी जो सभी को साथ लेकर चलती है, उसे एक मंच छात्र रूप में कहा जाता है। इसमें नरम दल, गरम दल, मजदूर, व्यापारी और हर कोई ऐसे कहा। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस का लक्ष्य केवल आज़ादी दिलाना है, इसे एक राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, आपको नॉर्मल पता ही है, कांग्रेस जो शुरू में बनी थी उसका लक्ष्य था आज़ादी दिलवाना, कि भाई उसके अंदर कोई वो पार्टी नहीं थी, वो एक संस्था थी जो आज़ादी दिलाने के लिए बनी थी। और उसके अंदर हर एक प्रकार का व्यक्ति था, जो धर्म, मतलब कि
जैसे मैं आपको बताता हूँ, हर एक तरह का, नरमवादी हो, गरमवादी हो, कोई दूसरी पार्टी उस टाइम थी ही नहीं, ठीक है। अब आप कहोगे कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी का लक्ष्य था सिर्फ मजदूरों के लिए काम करना, ना कि उसका काम स्वतंत्रता वाला था, ठीक है, ये याद रखना। मतलब था स्वतंत्रता भी, लेकिन मेन जो उसका टॉपिक, जो मेन उसका एम था, वो मजदूरों के लिए काम करना था, मार्क्सवाद का। कांग्रेस ने मजदूरों को काफ़ी साथ दिया और मजदूरों ने उनसे काफ़ी आशाएं लगा ली। कांग्रेस ने अपने चुनावी पत्र में वायदा किया कि लोहा, कोयला, खान और बैंक आदि प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होगा, ठीक है दोस्तों। कांग्रेस ने वादा कर दिया आज़ादी से पहले ही, जब आज़ादी पार्टी बन गई, कि भाई हम जो है कोयला हो गया, ये सब हो गए, इसको राष्ट्र की संपत्ति बना देंगे और इसके अंदर काम करने वाले गवर्नमेंट के लेबर होंगे या गवर्नमेंट के श्रम होंगे, और गवर्नमेंट के श्रम होंगे तो गवर्नमेंट कभी इनके गलत तो करेगी नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, किसानों और मजदूरों के ऋण की समाप्ति होगी, अर्थव्यवस्था नियोजित समान विकास जो समावेशन किया जाएगा, मजदूर श्रमिक के से बहुत सी आशाएं लगा चुके थे। तो यहाँ तक दोस्तों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने हर एक चीज़ को क्या बोल दिया कि हम राष्ट्रीयकरण कर देंगे, हर एक चीज़ को प्राइवेट से गवर्नमेंट कर देंगे। तो स्वतंत्रता के बाद श्रमिक संघ आंदोलन, आज़ादी के बाद देश में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, युद्ध हुए, बंटवारे की कीमतें बढ़ गई, मजदूरी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अपना बदल गया, कम्युनिस्ट पार्टी का रूप ज़्यादा ले चुके थे। इसलिए 1947 में कांग्रेस ने मजदूरों के लिए एक नए अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की, जो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जाना जाता था। सोशलिस्ट पार्टी ने हिंदू मजदूर सभा की नींव लिखो डाली। सन 1955 में भारतीय जनसंघ, भारतीय मजदूर संघ। देखो दोस्तों, मैं एक एक करके समझाता हूँ। यहाँ पे बोला यह स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, श्रमिक आंदोलन से आज़ादी के बाद देश में बहुत बड़े आंदोलन हुए, युद्ध हुए। तो युद्ध ये सब होने के बाद मजदूर के साथ ना, जो मजदूर से वादे किए गए वो नहीं हो रहे थे, ठीक है, मतलब कि समझ रहे हो। आज़ादी के बाद क्या हुआ, सर कांग्रेस ने कहा हम ये काम करेंगे, अब वो कर नहीं पाई, क्योंकि 47 के बाद छोटे युद्ध, बड़े युद्ध, देश के राज्य के अंदर कई सारे राजाओं को मिलाना, इन सब चीज़ों को करना, इसमें बहुत पैसा जा रहा था, और हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना पैसा नहीं था कि हमारे किसी की मांग पूरी कर सके। ऐसे में लोग, कांग्रेस से मजदूर अलग होने लगे। तो कांग्रेस से जब मजदूर अलग हुए 47 में, तो उसी टाइम यूनियन अलग अलग नाम से आए। जैसे सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसने बना लिया हिंदू मजदूर सभा की नींव डाल दी। 1952 में भारतीय जनसंघ ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना कर दी, और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती थी जनसंघ पार्टी। आपको पता ही ना, जनसंघ की बाद में जनता पार्टी बनी थी, मतलब कहीं ना कहीं पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी, फिर इस तरीके से, ठीक है। और इनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। तो अब आप यहाँ तक क्या समझे, यहाँ तक पूरा सफ़र तय हो गया। तो यहाँ पर ये समझ में आया है अब तक कि भाई आज स्वतंत्रता से पहले कैसे कैसे मजदूर आंदोलन हुए, और उस आंदोलन के बाद वो कांग्रेस से कैसे बिछड़ गए, और नई नई कुछ कुछ अलग अलग संघ आ गए। तो आज के टाइम में हजारों से ज़्यादा संघ बन चुके हैं मजदूरों के लिए, लेकिन बड़े बड़े संघ अभी भी ट्रेड यूनियन, ये सब चीज़ें, ठीक है, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर क्या बात है, अब यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया आपका कि भाई कैसे ये सारा जो है, ये सब उदय और विकास है, कि कैसे उदय हुआ और कैसे विकास हुआ, ठीक है। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं कि श्रमिक आंदोलन की विशेषता क्या होती है, श्रमिक आंदोलन की कमी क्या होती है। तो आप यहाँ तक दोस्तों समझ चुके हैं कि नहीं, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, या जो नहीं समझे वो मुझे बताइए, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर्स ज़्यादा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स है, तो वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। श्रमिक आंदोलन किस प्रकार के होते हैं, हर देश में श्रमिक आंदोलन अलग अलग प्रकार के होते हैं, परंतु भारत में इन आंदोलन का रूप विस्तृत है। तो देखो, मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब का एग्जाम्पल दिया था, इंडिया में भी अलग है। देश के सर्वोच्च लोक सेवा आयोग में भी खुद का एक संगठन स्थापित कर रखा है, जिसके अंतर्गत अपने हितों की बात करते हैं तथा अपने जुड़े कई सारे नियमों के बारे में बताते हैं। हाल ही में इन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के ऊपर अपना रोष दिखाया था, जिसमें अखिल भारतीय सेवा संघ का कुछ इल्जाम लगाए गए थे। देखो दोस्तों, जो बड़ा यूपीएससी है उसके अंदर आईएएस का जो डिपार्टमेंट है, आईपीएस का डिपार्टमेंट है, या जो जजेस हैं, इन सब ने अपना अपना एक संघ बना रखा है, यूनियन बना रखी है। तभी मैं बोल रहा हूँ हज़ारों से ज़्यादा यूनियन है। अध्यापकों ने अपना यूनियन बना रखा है। अब मैं तीन चीज़ बताता हूँ। एक बार क्या होता है, किसी टीचर को किसी बच्चे ने मर्डर कर दिया था, तो सारे टीचरों ने उसका आंदोलन किया था ना। क्यों किया था? क्योंकि भाई वो उसी का रोष दिखा रहे थे कि भाई ऐसे हमें सुरक्षा दो, ठीक है। दूसरी बात में आपको पता ही है कि अभी पीछे ही यूपीएससी के ऊपर, ये 2-4 अगस्त या सितंबर की बात है, जो यूपीएससी के अंदर क्या हुआ था कि एक टीवी, सुदर्शन टीवी पर या किसी टीवी पर प्रोग्राम आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसमें बोला गया था कि यूपीएससी के अंदर जिहाद, ठीक है, एग्जैक्ट यही बोला गया था शायद, या कुछ ऐसा ही था कि उसके ऊपर धार्मिक इल्ज़ाम लगाए गए थे। अब उसमें क्या हुआ, तो जितने भी आईएएस डिपार्टमेंट के लोग थे ना, उन्होंने अपना रोष दिखा दिया, गुस्सा दिखा दिया कि भाई ऐसे कैसे आपने नाम लगा दिया, इतनी फेयर चीज़ है, इस फेयर चीज़ में आपने कैसे नाम लगा दिया। कभी स्पोर्ट्समैन के साथ होता है तो वो अपना यूनियन बना देते हैं। मजदूर अपने तरीके से कई बार
जाम कर देते हैं। एक बार बड़ी कंपनी है कोई कार बनाने की, उसके अंदर ऐसे ही हो गया था, तो उसके अंदर काम नहीं चला था कई दिनों तक। तो सबसे बड़ी बात यहाँ बताई गई है कि भाई हमारे भारत में अभी हर एक जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आंदोलन करने की उन्हें आज़ादी दी गई है। श्रमिक दलों पर राजनीतिक प्रभाव का अत्यधिक होना, लेकिन अब अलग चीज़ हो गई है। पहले ये था श्रमिक दल जो थे ना, ग्रुप थे, वो काम करते थे श्रमिकों की भलाई के लिए, लेकिन अब उनके ऊपर राजनीतिक प्रभाव हो गया। वो अब काम करते हैं कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, बीएसपी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। मैं एक पार्टी से, तो यहाँ पर यही बोला गया है जैसे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर कांग्रेस का प्रभाव था, ठीक है, ये पूरा एक संघ है जिस पर कांग्रेस का प्रभाव था। भारतीय मजदूर संघ पर जनता पार्टी का था, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन पर साम्यवादी दल का था, सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन पर मार्क्सवादी का था। तो इनसे यह वास्तविकता प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि श्रमिक दल का कार्य श्रमिकों का हित है, ना किसी पार्टी का समर्थन या पार्टी का नुमाइंदा बनना। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो दल बनाए जाते हैं, जो आप पार्टी बनाते हो उसके अंदर पार्टी का काम, सॉरी, जो दल बनाते हो श्रमिक के लिए बनाते हो, श्रमिक का काम क्या है कि श्रमिकों की भलाई के लिए काम करना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो राजनीतिक काम कर रहे हैं, राजनीतिक प्रभाव दिखा रहे हैं। तो जब वो पार्टी के लिए काम करेंगे ना, अब ऐसा है बीजेपी कोई काम कर रही है वो गलत कर रही है, या कांग्रेस कोई काम कर रही है वो गलत कर रही है, तो उसके श्रमिक उसके आंदोलन का विरोध नहीं करेंगे। तो यही बात बताएगी कि भाई पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा प्रभाव रहता है। तो इससे क्या हुआ, श्रमिक की असली जो बातें हैं वो आगे नहीं आ पाती। और आज भी आप प्राइवेट जॉब करने वाले से दोस्तों पूछ लीजिए, आप ऐसे श्रम से पूछ लीजिए जो लेबर करती है, जो कहीं काम ईंटें तोड़ रही है या कुछ कर रही है, उनकी ज़िंदगी का ना वास्तविक आप देखिए तो आपको पता चलेगा। और एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले से मिलिए तो आपको पता चलेगा कि अभी भी हमारे देश में श्रमिक की हालत नहीं सुधरी है, अभी भी कई आंदोलनों की ज़रूरत है। तो श्रमिक आंदोलन पर बाहरी व्यक्तियों का प्रभाव होना, अत्यधिक श्रमिक मजदूर में मेहनती होते हैं, और यह सब होता पाएगा कि अधिकारों को पाने के लिए न्यायालय, पुलिस जैसे साधनों की आवश्यकता पड़ती है जो खुद नहीं कर पाते, इसका फायदा बाहरी व्यक्ति ले लेता है और इनमें ऊपर का प्रभाव जमाने ना तो वहीं अपने तरीके से सेंट्रल बनकर कार्य करता है। अब देखो दोस्तों, मैं एक आपको अपने लाइव एक्सपीरियंस बताता हूँ, मतलब लाइफ का एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने एक मज़दूर से बात करी थी। एक ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग, कॉलेज का टाइम था, तो वहाँ पर कोई जॉब थी ऐसी निकली हुई। तो मुझे उस टाइम में क्या था कि जॉब करनी थी वो, तो मैं वहाँ पर गया, तो मैंने उसे एडमिन के लिए उसे बोला, तो वहाँ पर तो मुझे मिली, तो मैं दूसरी जगह वहाँ पे मज़दूर थे कुछ बैठे, तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी सी बात है। तो जॉब तो वो बता नहीं सकता मज़दूर यार, सीधी सी बात है। तो उनसे वैसे ही एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि ना एक जगह पर वो काम करते थे, तो जैसे जो मट्टी, मतलब कि किसी जगह बेसमेंट बनता है ना, तो उससे पहले शायद खुदाई होती होगी, मैं इतना टेक्निकल नहीं जानता। तो उसने बताया था वो कहीं पे गुजरात या पता नहीं कहाँ पर किसी जगह पे करते थे, किसी स्पेशल, मेरे को ये राज्य याद नहीं कहाँ पर करते थे, लेकिन ये आपका साउथ की तरफ ज़्यादा शायद पड़ता था या नॉर्थ साउथ के बीच में पड़ता था। तो उसने बताया कि वहाँ पर क्या हुआ कि उस मिट्टी के अंदर ना, जो मतलब जहाँ पर लिपाई है वो होती है, उसके जहाँ पे बैकग्राउंड बनता है उसके अंदर 3-4 मजदूर आ गए थे, और उनको पता चल गया कि भाई इसके नीचे आ गए। तो जो उसका इंचार्ज था उसने उसके ऊपर ही सफ़ा चढ़ के पूरा वो बनवा दिया। ऐसी कई घटनाएं होती रहती है, किसी का सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, कुछ होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई वो इतना सचेत होते नहीं कि अपने अधिकारों को लेके जा सके, और अगर वो व्यक्ति अभी भी जाएगा उस चीज़ को लेके, तो हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि भाई ये होता होगा। अब ये चीज़ उसने मुझे बताई थी सिर्फ, ठीक है, अब वो हो सकता है कि भाई थोड़ा गप्पी हो, झूठ बोल के आओ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसने इतना बताया तो कुछ ना कुछ तो गलत होता ही होगा यार। और ये से छोड़ो, हम कितनी बार देखते हैं कि कहीं ये जो क्या कहते हैं आश्रम होते हैं, ये कुछ होते हैं जो बिहार वगैरह में, उनके बच्चों के साथ क्या क्या होता है, कौन कौन सी सुई वगैरह दिया थे, कैसे कैसे हमने चीज़ें देखी थी। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। अब बताया गया है श्रमिक संघ में प्रतिद्वंदी भी पाए जाते हैं। श्रमिक आंदोलन करने से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई सारी उपलब्धियां भी प्राप्त। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया कि श्रमिक संघ में प्रतिद्वंदी पाए जाते हैं। अब क्या होता है, स्वतंत्र कई सारी उपलब्धि प्राप्त हुई, जैसे वेतन में वृद्धि। अब देखो प्रतिद्वंदी भी पाए जाते हैं, मतलब मैं क्या बताना चाहता कि आपस में भी लड़ जाते हैं श्रमिक। अब जैसे मान के लो मैं काम कर रहा हूँ कहीं पर और मेरे साथ वाला भी कर रहा है, अब मैं कोई अच्छी मांग उठा रहा हूँ, वो अपने नंबर बनाने के लिए या कुछ मालिक को दिखाने के लिए या मालिक का वो बनने के लिए, नुमाइंदा बनने के लिए, वो अलग वो अपना एक गलत ग्रुप बना लेगा, लोग डरा देगा। तो उससे क्या होगा कि आज भी श्रमिकों की हालत सही नहीं रहेगी, ठीक है। मैंने जैसा बताया कि कई घरों में रह जाते हैं कहीं, तो यार ये चीज़ आज तक ठीक नहीं हो पाई, इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। तो मतलब श्रमिक आंदोलन अभी भी होने रहते हैं, या श्रमिकों के जीवन में बेहतरी अभी भी होनी चाहिए। अभी से हमारे देश में सबसे अच्छा प्राइवेट श्रमिक वही है जो पढ़ा लिखा किसी बड़ी जगह पर है, वो नीचे वाले लेवल की अभी भी हालत सही नहीं है।
अब देखो दोस्तों, क्या इनकी नॉर्मल मांग होती है, वेतन जो नॉर्मल इनकी मांग होती है, मतलब कि श्रमिक की, वो ये होती है कि वेतन ढांचे का जीवन यापन महंगाई के साथ जोड़ना, कि भाई समय समय पर जैसे महंगाई बढ़े वैसे हमारा रोजगार बढ़े, काम के घंटे निश्चित करो कि काम इतने घंटे करा जाए, अतिरिक्त समय में काम के बदले भुगतान के बारे में नियम करना कि ज़्यादा हम काम करते हैं ओवर टाइम में तो हमें ओवर पैसे दिए जाएँ, डबल पैसे दिए जाएँ। जैसे 8 घंटे का सरकार ने कहा काम कराओ, तो 8 घंटे से 4 घंटे ज़्यादा काम कराओगे तो उस 4 घंटे के डबल पैसे देने पड़ेंगे, 2 घंटे के डबल पैसे देने पड़ेंगे। हड़ताल कर सके, ठीक है। सार्वजनिक उद्योग निजी उद्योगों में भी बोनस का अधिकार मिलना चाहिए कि भाई हमें साल में एक बोनस मिलना चाहिए। नौकरी सुरक्षा हो, हमारे सर पर टेंशन ना हो, कानून बनाना, कर्मचारी भविष्य निधि मतलब कि पीएफ फंड या ईएसआई, इन सब की छुट्टी, रहने के लिए मकान आदि की सुविधाएं, रहने के लिए मकान, तो ये सब चीज़ें सरकार से मांग करती है हर बार मजदूर कि भाई हमें हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट ये तो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि मजदूरों की नॉर्मल अभी मांग क्या है। तो अभी की मांग यही है हर एक मजदूर को, लेकिन आज के टाइम में कई जगह पीएफ नहीं करते, कई जगह ईएसआई नहीं मिलता, कई जगह पर हड़ताल नहीं करने दिया जाता, कई जगह पर काम ज़्यादा कराने के बाद उसके पैसे नहीं दिए जाते। तो ये चीज़ें हो रही है दोस्तों, ये सब शहरों में नहीं, अगर आप शहरों में रहे, ये सब गाँव की तरफ या ऐसे छोटे टाउनों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मजदूर आंदोलन की कमियां व उसके सुधार के उपाय, आज भी कई कमियां हैं, कैस कमियां हैं, उसके सुधार कैसे होने चाहिए, अब हम इन बारों में बात करेंगे। सभी मजदूर संगठन राजनीतिक दलों से जुड़े हैं और अपने हितों के बजाय इनका राजनीतिकरण अधिक हो गया। देखो दोस्तों, 47 से अब हम कितने पे आ गए हैं, हम आ गए हैं 2021 में, ठीक है। अंग्रेजों के इधर देखें ना, मतलब उन देशों के नहीं, बाहर के अच्छे अच्छे देशों को देखें तो वहाँ पर काम करने के दिन कम हो रहे हैं। ऐसे ऐसे देश आ गए हैं जहाँ पे 4 दिन काम कर रहे हैं, उन्हें पता है यार लाइफ है, ज़िंदगी जीने दो, क्यों इतने दिन काम कराना। हमारे इधर 6-6 साढ़े 6-6 दिन काम कराते हैं अब तक। तो हमने अब तक वहीं जहाँ पर थे वहीं पर है। उसके बाद बाहर में इतनी पॉलिसीज़ होती हैं कि भाई आपके पढ़ने बच्चों के लिए ये, उनके लिए ये, उनके लिए, उनके पूरे जीवन का जिम्मा एक जॉब ले लेती है। लेकिन अभी भी हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में ऐसा हो जाता है कि आज के टाइम में मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक आदमी कमा रहा है तो उसके घर में उसकी वाइफ को भी कोई काम करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा तो उसे ज़रूरी करना पड़ रहा है, ठीक है। आज के टाइम में भी एक व्यक्ति इतना कमा ही नहीं रहा कि अपने वर्कर को उतना दे सके। तो यहाँ पर ये बात बताई गई कि भाई मजदूरों का ध्यान तो रखो। और इसका कारण क्या है, मजदूर संघ का काम था मजदूर की जीवन की बेहतरी करो, पर ये मजदूर संघ बेहतरी कर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक बन गया है। मजदूर आंदोलन काफ़ी मात्रा में असंगठित हो गए हैं, बिखर गए हैं, मजदूरों को इकट्ठा ही नहीं होना, उन्हें अपने में ही रहना है, उन्हें आलसी बन गए हैं। मैं कहूँ तो मजदूर संघ होने के बाद भी आज भी उनके जीवन में काफ़ी इस तरह प्रभाव नहीं आया है। कई बार तो संगठित रूप से जुड़े ही नहीं मानने जाते। असंगठित मजदूर अपना कोई संगठन बना ही नहीं पाते। मजदूर अपने आप की आवाज़ या अपने आवाज़ को आगे नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आगे आगे बता नहीं पा रहे। श्रम संगठन के पास धन का भाव है, इसके लिए निरंतर पर विशेष सहायता के लिए निर्भर रहना पड़ता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि राजनीतिक दल इनका दुरुपयोग करते हैं, राजनीतिक मेल का उपयोग ज़्यादा कर लेते हैं। तो राजनीति फ़ायदा उठाते हैं विभिन्न दलों का कि भाई यहाँ पे रोक दो, इससे ये हो जाएगा, सरकार बदनाम होगी, ये कर दो, अब चालू कर दो। लेकिन मजदूर की बात कहीं हो ही नहीं रही। तो मेन रूप से पॉलिटिक्स जहाँ इन्वॉल्व हो रही है वहाँ वो काम को खराब कर दे रही है। अब दोस्तों इनका रिजल्ट, इनको ठीक कैसे किया जाए। मजदूर संघ का नेतृत्व से मजदूरों के हाथ में होना चाहिए, गैर मजदूरों के हाथ में नहीं, ठीक है। कि भाई मजदूर समझे, मजदूर की असली प्रॉब्लम मजदूर जानता है। आज भी देखना कोई आंदोलन होगा ना तो जो लोग होंगे ना अपनी खीर खाने के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। असली जो उनका नेता होगा ना वो उनसे रिलेट ही नहीं करता होगा, वो होगा किसी और डिपार्टमेंट का, वो लॉ या कुछ लॉयर वगैरह होगा और वो आ जाएगा इनके साथ में होने, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कुछ कि भाई जो जिनका नेता, मजदूरों का नेता मजदूर होना चाहिए, पैसे हाथ में नहीं आने चाहिए। मजदूरों के जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें राजनीति और पैसा नहीं होना चाहिए। मजदूर संघ के राजनीतिक दलों से अपने संबंध तोड़ देने चाहिए और मजदूर संघ की सदस्यता अनिवार्य होनी चाहिए कि उन्हें संख्या सदस्यता को चंदा दे और उससे उनका कल्याण हो, ठीक है दोस्तों। कि मजदूर एक ग्रुप बनाए, उसमें पैसा दे और उसके लिए कल्याण के कार्य करिए वो संस्था। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं, नॉर्मली आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं। अब मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ। गो थ्रू में दोस्तों अगर मोटा मोटा देखें तो यही है कि भाई किस तरीके से स्वतंत्रता से अब तक हम विभिन्न चरणों से निकले, हमारा तरीका अलग हुआ। हम जहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा एनएम लोखंडे द्वारा जहाँ शुरुआत हुई थी आंदोलन करने की, वो बाद में जाके ट्रेड यूनियंस बनी। ट्रेड यूनियन में भी कई तरह के ट्रेड यूनियंस बनी, परंतु 47 से लेकर अब तक सुधार उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए। उसके बाद में यही सब चीज़ें दोस्तों, लेकिन हमारे पास आज अधिकार जरूर है अपने संघ बनाने के, अपने यूनियन बनाने के। तो यही सब चीज़ें दोस्तों। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, भारत माता की जय। अपना ध्यान रखें।